वेलकम टू ASHA's IS इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है www.aasha.com। यहाँ पे हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यहाँ पे ये ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप यहाँ फ्री डेली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ आप जब लॉगिन क्लिक करोगे ऑनलाइन टेस्ट पर, तो ये स्टूडेंट लॉगिन पेज है। तो यहाँ आपको लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड से। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आपको साइन अप करना होगा। आप अपनी डिटेल्स दीजिए, आपको एक ईमेल आएगा कंफर्मेशन के लिए, और आपको ईमेल आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। तो उसको यूज करके आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं और टेस्ट पैनल पे आ सकते हैं। आपको टेस्ट तभी दिखेंगे जब इंस्टीट्यूट की एंड से आपको उस ग्रुप फ्री ऑनलाइन डेली टेस्ट बैच में ऐड किया जाएगा। तो वंस यू आर एडेड, आपको सारे टेस्ट दिखेंगे। तो यहाँ फ्री डेली टेस्ट हम अपलोड करेंगे। 10 MCQs हो गए डेली बेसिस के, जो प्रीवियस डे के क्वेश्चंस जो इन यूज था उस वगैरह पे वो क्वेश्चंस बेस्ड हो गए। तो ये आप ये फैसिलिटी भी अब यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स 14 दिसंबर के लिए। तो ये है करंट अफेयर्स। 9 न्यूज आइटम्स हमने सिलेक्ट किए। पहला है ट्रम्प पिक्स एक्सॉन मोबिल चीफ रेक्स टिलरसन फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है, दैट इज लाइक द होम मिनिस्टर। इंडिया में जैसे होम मिनिस्टर होते हैं, वैसे यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो रेक्स टिलरसन को डोनाल्ड ट्रम्प ने सिलेक्ट किया अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह, पर वो अपॉइंटमेंट कंफर्म सेनेट करेगी। सेनेट क्या है? अपर हाउस ऑफ यूएस पार्लियामेंट। तो यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो यूएस कांग्रेस का जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं। जैसे हम राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, यूएस कांग्रेस का अपर हाउस सेनेट है। तो सेनेट इसको कंफर्म करेगी। ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नीड कंफर्मेशन फ्रॉम सेनेट। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट एक बार कंफर्म हो गया तो ये अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। अब ये जो रेक्स टिलरसन है वो सीईओ है। ये ऑयल एंड गैस कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी एक्सॉन मोबिल, उसके सीईओ रहे हैं। और वो ये कंपनी का रशिया में भी प्रेजेंस है, और इनके भी पर्सनली काफी क्लोज टाइज है रशिया से और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी। तो ये पॉइंट एक वरिंग है, क्योंकि रिसेंटली इवन CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है यूएस की, उन्होंने भी डिस्क्लोज किया है कि रशियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था साइबर अटैक्स यूएस में, ताकि प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत सके। तो ये भी काफी शॉकिंग न्यूज है, जिसकी वजह से सारे कांग्रेसमैन जैसे हम MPs कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां पे पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, इसलिए कांग्रेसमैन कहते हैं। तो सारे कांग्रेसमैन इसके लिए चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। सारे मतलब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है यूएस 2 पार्टी सिस्टम पे, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के मेंबर्स चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि रशिया यूएस के इंटरेस्ट में वर्क नहीं करता, ये क्लियर है। तो रशिया से क्लोजनेस इज नॉट गुड फॉर द नेशन। तो वो सारे वरीड है अभी। अगला न्यूज आइटम है ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट ऑफ स्कूल प्लानिंग। तो हमने डिस्कस किया है कि हिंदू आर्टिकल्स डाल रही है एजुकेशन के ऊपर। तो 7 डेज का सीरीज ये चलेगा। तो संडे से स्टार्ट हुआ है। तो आज का जो एजुकेशन के 2 आर्टिकल्स है वो ये है। तो पहला जो है ये बोल रहा है कि अगर स्कूल प्लानिंग सही से हो तो काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो स्कूल प्लानिंग के लिए एक एग्जांपल लिया गया है राजस्थान स्टेट का। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये आदर्श स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो ये आदर्श स्कूल्स इंटीग्रेटेड स्कूल्स बने हैं। ये 2015 में प्लान हुआ था, स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर हर ग्राम पंचायत में एक आदर्श स्कूल होना चाहिए, जो क्लास 1 से 10th तक हो, प्रेफरेबली 12th तक ही हो। तो ये क्लास 1 to 10th या 1 to 12th जो स्कूल होगी एक आदर्श स्कूल होगी। तो इसके सारे रिसोर्सेज बाकी सारी स्कूल्स जो है वो ग्राम पंचायत में वो भी यूज कर सके। तो एक रिसोर्स सेंटर जैसा भी हो और एक आइडियल जैसा हो, मॉडल स्कूल हो। तो ये जो प्लान है इसकी वजह से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स काफी होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भी जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके अंदर काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स स्टैब्लिश हुए, पर सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं वो कम रहते, और प्राइमरी स्कूल्स में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रहता। और प्राइमरी स्कूल्स का सुपरविजन ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स करते हैं। तो हर एक ब्लॉक में अराउंड 200-300 स्कूल्स होगी। तो इन सारे स्कूल्स का सुपरविजन एक्चुअली वो कर नहीं पाते। तो अगर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं उनमें प्रिंसिपल्स होते हैं, तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मर्ज करके जैसे ये आदर्श स्कूल बनाए गए हैं ऐसा होता है, तो इससे हमने देखा है कि सुपरविजन भी अच्छा होता है, सारे प्रॉब्लम्स भी डे टू डे बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं, और एनरोलमेंट रेट्स भी बढ़ गए हैं, रिटेंशन रेट्स भी बढ़ गए। तो काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं इस वजह से। तो ये स्कीम को
प्रेस किया गया है। तो ये है सक्सेस ऑफ आदर्श स्कूल। सो ये पॉइंट जो हाईलाइटेड वो ये भी है कि ये आदर्श स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो विदाउट प्राइवेटाइजेशन, विदाउट इम्प्लीमेंटिंग प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा देने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स को ही इम्प्रूव करके राजस्थान गवर्नमेंट ने बताया है कि स्कूलिंग में, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है एम्पावरिंग द राइट टू एजुकेशन। ये आरटीई एक्ट के बारे में है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो जो आरटीई एक्ट है वो 2009 में पास हुआ था। तो इसके अंदर सारे चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के ग्रुप में उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये एक्ट भी एक्चुअली एनेबलिंग एक्ट था, मतलब ये एक्ट इंप्लीमेंट करने से ही जो फंडामेंटल राइट ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अब इंप्लीमेंट हो सकती थी। तो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इससे इंसर्ट हुआ था आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, 21A राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था। तो इसके अंदर ये प्रोविजन है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए सारे चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में। तो ये 2002 का फंडामेंटल राइट 2009 के एक्ट से अब इम्प्लीमेंट हो सकता है, और 6 ईयर्स हो गए कि ये एक्ट इन फोर्स है सिंस 2009। तो इसका डेवलपमेंट कैसा है वो हम को देखना है। तो सर्व शिक्षा अभियान, जैसे हमने देखा, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर काफी सारी प्राइमरी स्कूल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। 99% जो इंडिया का रूरल पॉपुलेशन है वहां पे हर ऐसे रूरल पॉपुलेशन के लिए एक प्राइमरी स्कूल है 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर, 1 किलोमीटर के एरिया में ये है स्कूल्स। तो पेनिट्रेशन ऑफ स्कूल्स इंक्रीज हो गया है। इवन एनरोलमेंट लेवल्स काफी हाई है। तो 2009 से हमने 95% एनरोलमेंट रेट्स लाए हैं, तो वो काफी हाई रेट है। बट देन अगेन 5% नॉन एनरोल्ड है, और वो 5% अगर इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो काफी बड़ा नंबर है। मतलब इतने सारे बच्चे अभी भी आउट ऑफ स्कूल है, तो ऑफकोर्स उस पर भी वर्क करना है। और दूसरा पॉइंट है एनरोलमेंट के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो है ड्रॉप आउट रेट्स। तो अगर ड्रॉप आउट रेट्स हाई है तो वो फिर पर्पस सॉल्व नहीं करते कि एनरोल तो हो गए पर कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो स्कूलिंग कंप्लीट करना भी जरूरी होता है। तो ड्रॉप आउट रेट्स भी काफी डाउन हुए हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए, पर फिर भी ड्रॉप आउट रेट्स है, तो उनके ऊपर वर्क करना भी जरूरी है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को फिर से स्कूल में लाना, ये सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ ड्रॉप आउट रेट्स भी अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है कि ड्रॉप आउट रेट्स डिफरेंट है रीजन की वजह से और कम्युनिटी की वजह से। जो रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट रेट्स काफी हाई है कंपेयर टू अर्बन एरियाज, और जो कम्युनिटीज है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनमें ड्रॉप आउट रेट्स काफी हाई है। तो ये एरिया ह्यूज जो गैप है उसको फिल करना भी काफी जरूरी है। तो राइट टू एजुकेशन के दो मेजर प्रोविजंस है जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। एक तो है 25% रिजर्वेशन। सो राइट टू एजुकेशन के अंदर एक प्रोविजन है एक्ट के अंदर कि 25% सीट्स जो है स्कूल्स की वो रिजर्व होनी चाहिए फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। सो ये सब स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी एप्लीकेबल है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स प्राइवेट स्कूल्स इसको काफी रेजिस्ट किया उन्होंने, पर एक एक्ट का प्रोविजन है। और दूसरा जो है वो है कि स्कूल्स के काफी सारे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती है जो काफी लो कॉस्ट स्कूल्स और बजट स्कूल्स फुलफिल नहीं कर पाती है। तो आरटीई एक्ट की वजह से काफी सारी ऐसी स्कूल्स बंद हो गई है। तो ये एक वरिंग ट्रेंड है, मतलब इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो ये बजट स्कूल्स होती है इनमें ही ये जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है यहाँ पे ही पढ़ते हैं। तो अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। तो ये हम काफी एरियाज में हर जगह पे देखा जाता है कि काफी स्कूल्स, बजट स्कूल्स जो है वो बंद हो रही है। तो फिर ये जो नेबरहुड का ये स्कीम है डिसएडवांटेज ग्रुप्स का, ये 25% नेबरिंग रीजन में, वो तो काफी कम स्टूडेंट्स यहाँ आ पाएंगे। वो तो बाय सिलेक्शन, ऐसे ही रैंडम सिलेक्शन होता है। तो बाकी सारे जो मेजोरिटी सेक्शन है जो ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स का, वो कौन सी स्कूल्स में जाएगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है उनका पेमेंट काफी हाई होता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को रिकंसिडर करना चाहिए। और दूसरा जो फाइनली पॉइंट है वो है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों स्कूल्स की इंप्रूव होनी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की, क्योंकि 70% ऑफ द इंडिया स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव की जाए, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव की जाए, इंक्लूजन लाया जाए, डिसएडवांटेज ग्रुप्स भी साथ में इंक्लूड हो पाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में देनी है। फिर ये है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जिसके अंदर काफी सारी प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश की गई। उसका प्लान था यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए 2012 तक, मतलब सब लोग स्कूल कंटिन्यू करे, जेंडर गैप
क्लोज करने के लिए, सोशल कैटेगरी गैप जो है उसको कम करने के लिए। तो ये सब हम देख रहे हैं, अभी भी इश्यूज है और हम इस पे अभी भी वर्क कर रहे हैं आरटीई के अंदर। तो अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, उसके अंदर हम इस पे वर्क कर रहे हैं। तो यही एक मेजर प्रोविजन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगला न्यूज आइटम है अ स्कैम इन स्टेट्स हेलीकॉप्टर डील्स। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने 2010 में जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स का डील साइन किया था फॉर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स थी, वीवीआईपी पर्पस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो जिनका टू एंड फ्रो के लिए हेलीकॉप्टर्स ले जा रही थी। तो इसमें स्कैम इन्वॉल्व था, ये पूरा हमने डिस्कस किया है। इटली से ये स्कैम रिवील हुआ और फिर सीबीआई ने अभी अरेस्ट भी किया है। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी अरेस्ट हो चुके हैं। तो इसके अलावा और भी एक हेलीकॉप्टर, एक नहीं और भी हेलीकॉप्टर डील्स है जो अभी लाइट में आ रही है, और ये है स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो हेलीकॉप्टर्स खरीदी है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी जो वीआईपीज होते हैं, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, बाकी सारे डिग्निटरीज है, तो उनकी सर्विसिंग के लिए भी ये जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स खरीदी गई है उसमें भी काफी सारे इश्यूज है। तो ये सब इश्यूज सामने आए हैं कैग की वजह से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो जो कैग होते हैं वो मेंटेन अकाउंट्स करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के और ऑडिट्स करते हैं। तो ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स किया जाता है। ऑडिटिंग मतलब कि चेक करना जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है, क्या ये पर्पस के लिए दिया गया था पैसा, उसी के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या, तो वो सारा चेकिंग करना, उनका ऑडिट करना उनका काम होता है। तो ये सारे ऑडिट में ये सब रिवील हुआ है कि जो पर्पस, जो ये हेलीकॉप्टर्स खरीदी गई है, थोड़े स्टेट्स को हाईलाइट किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी 2004-5 में। इसमें काफी सारी इलीगलिटीज है कि कैसे प्रोक्योर की गई, क्योंकि नॉन ट्रांसपेरेंट था, कैसे प्रोक्योर की गई पता ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, टेंडर इशू करना चाहिए। तो इवन पंजाब में भी कोई टेंडर इशू नहीं हुआ था, विदाउट इन्वाइटिंग टेंडर्स आपने किसी भी एक कंपनी को दे दिया। तो कैसे दिया, तो टेंडर इशू हो, फिर सब बिडिंग करे, जो कंपनीज जो बनाती है उसमें से जो लोवेस्ट टेंडर है, जो बेस्ट सूट करता है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो एक प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी है कि इट शुड बी डन थ्रू ऑक्शनिंग ओनली। सो ये नहीं किया गया, तो ये इलीगलिटी है। तो ये 2015 का कैग रिपोर्ट में बताया गया पंजाब के बारे में कि उन्होंने बेल हेलीकॉप्टर्स खरीदी विदाउट इनवाइटिंग टेंडर। राजस्थान में भी कहा गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने भी कोई ट्रांसपेरेंसी यूज नहीं की, पता ही नहीं है कैसे हुआ ये डीलिंग। और उनकी जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है वो अभी तक यूज ही नहीं हुई है। तो 2009 में 8 में खरीदी थी, 2008 में खरीदने के अब तक उन्होंने यूज नहीं किया है। और रीजन ये है कि उनके पास ट्रेंड पायलट नहीं। तो ऐसे भी केसेस होते। तो कैग कहती है कि ये अननेसेसरी लॉस है 1.14 करोड़ रुपीस का, कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर खरीदी और उसको यूज नहीं कर रहे। तो झारखंड में भी अगेन वही है कि टेंडर नहीं दिया गया और इशू कर दिया गया, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदी गई। तो ये कैसे हो रहा है, ये 2006 का केस है, परचेज किया गया। छत्तीसगढ़ में तो कैग कह रही है कि यहाँ पे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि इसमें टेंडर इशू किए गए और टेंडर इशू किए गए और सेम इंसान ने, एक ही इंसान ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना के फॉर्जरी किया, डॉक्यूमेंट्स बनाए और 3 कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। तो यहाँ पे तो क्लियर फॉर्जरी हुआ था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी और अगस्ता वेस्टलैंड ही यहाँ खरीदी गई। तो ये सब जो है केसेस, इसकी वजह से क्लियरली पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और करप्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। क्लियर रिकमेंडेशन होने के बाद भी स्टेट्स ये फॉलो नहीं कर रही है कि टेंडर इशू करना चाहिए विदाउट कॉन्स्पिरेसी। ये है कैग के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया, और अभी प्रेजेंट कैग है शशिकांत शर्मा। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनके रिपोर्ट्स जाते प्रेसिडेंट को सबमिट होते, जो पार्लियामेंट में लाए जाते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनका स्क्रूटिनी करती है, इनको स्टडी करती है, और कैग एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर टू फंड डिजिटल डिस्काउंट्स। तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने काफी सारे डिस्काउंट्स अनाउंस किए अगर डिजिटल पेमेंट्स किए जाए तो, जैसे पीएसयू से ऑयल, पेट्रोलियम, ऑयल कंपनीज के पास से अगर लाइक पेट्रोल स्टेशन से अगर हम पेट्रोल भराते, पेट्रोल डीजल जो भी ऑयल भराते, और अगर डिजिटल पेमेंट करते तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ये सारे जो अलग अलग डिस्काउंट्स है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए स्कीम्स, वो डिस्काउंट्स का बर्डन कौन बेयर करेगा?
तो अब ये क्लियर हुआ है कि गवर्नमेंट ही उसका बर्डन बेयर करेगी, पीएसयूज को ये नहीं अपने सर पे लेना होगा। इसके लिए एक नया एक्सपेंडिचर हेड बनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेंडिचर करना हो जो बजट के बाहर हो, क्योंकि ये नया एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए अलग प्रोविजन करना पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट ने कहा है कि वो खुद करेगी। और दूसरा उन्होंने हाईलाइट किया है कि और डिजिटल पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस ले सकते हैं। तो वो कह रही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पीएसयूज ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज यूज करे, अगर वो नहीं कर रही है तो एक ऑप्शन पे जीओवी इंडिया, पे गवर्नमेंट इंडिया करके एक पोर्टल है, वो पेमेंट फैसिलिटी भी यूज की जा सकती है। और उन्होंने कहा है कि जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है वो पूरा जोग्राफिकल मैपिंग हो रहा है कि कौन सी एरियाज में बैंक्स या बैंक मित्रज वो रीजन्स में होते हैं जहाँ बैंक्स नहीं होते, तो ये बैंक करस्पॉन्डेंट्स होते हैं। तो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो आपको डिपॉजिट्स भी देंगे, आप कर लेंगे आपसे, और आपको रिसीट्स भी देंगे। तो आपको अगर विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करवाना है तो वो सब वो लोग करते हैं। तो उनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो आपके सारे डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स करा सकते हैं। तो ये बैंक मित्रज है वो भी फंक्शन करते हैं इंस्टेड ऑफ बैंक्स, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाना कॉस्टली होता है रिमोट एरियाज में। पर कोई एरियाज ऐसी भी है जहाँ पे बैंक्स भी नहीं है, बैंक मित्रज भी नहीं है, तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि वो भी इंक्लूड हो ये डोमेन में। तो उनके लिए कनेक्टिविटी, वो एरियाज की कनेक्टिविटी लाना जरूरी है। तो वीसैट टेक्नोलॉजी से, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जो ये टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो पाता है इससे, 2 वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज अगर करना है तो यहाँ पे अगर ये टेक्नोलॉजी होगी तो ही वो हो पाएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन होने के लिए। तो ये वीसैट टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ये स्टडी कर रही है। दूसरा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत कोश.gov.in भी पोर्टल है, तो यहाँ पे सारे नॉन टैक्स रिसीट्स ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। तो काफी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी है और गवर्नमेंट सोच भी रही है लेने का। एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, ये भी गवर्नमेंट सोच रही है बनाने के लिए। तो ये जो स्मार्ट सिटीज होती है वहाँ पे सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो, गैस पेमेंट, वाटर बिल, जो भी है, तो वो सारा एक ही कॉमन कार्ड हो। तो वो एक वो लोग वो भी फाइनलाइज कर रहे हैं कि ये बनाए। तो दिस इज ऑल टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स। ये वीसैट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आप सेंड भी कर सकते हैं सिग्नल्स और रिसीव भी कर सकते हैं सिग्नल्स। तो ये होती है वीसैट टेक्नोलॉजी। तो इसका एंटेना काफी छोटा होता है ऐसा, तो उसको वीसैट कहते हैं। अगला न्यूज आइटम है कतर अबॉलिशेस कफला लेबर सिस्टम। तो कफला लेबर सिस्टम जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता है। इसके अंदर ये होता है कि कोई भी फॉरेन वर्कर अगर कंट्री में वर्क कर रहा है तो उनको एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए, और ये लोकल स्पॉन्सर एक इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, और उनकी परमिशन उनको लेनी होगी अगर वो अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या कंट्री छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये कफला सिस्टम जो था अब कतर अबॉलिश कर रही है, तो अब कफला सिस्टम नहीं प्रिवेल करेगा कतर में। तो इसकी जगह पे वो लोग और एक सिस्टम लाएंगे, क्योंकि इसको स्लेवरी जैसे कहा जाता था, क्योंकि अगर आप काम नहीं करना चाहते फिर भी आपको चेंज करने नहीं दिया जाएगा जॉब, तो वो इट्स लाइक मॉडर्न डे स्लेवरी। तो इसलिए ये काफी वर्कर्स फिर वल्नरेबल हो जाते थे, उनका शोषण होता था। तो इसलिए ये जरूरी था कि ये अब चेंज किया जाए। फिर ये है कफला सिस्टम, ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। तो सऊदी अरेबिया और कतर ये 2 कंट्रीज थी जहाँ पे एग्जिट होने के लिए भी एक परमिट चाहिए। अगर आपको कंट्री छोड़ के जाना है तो आप अपने स्पॉन्सर का परमिशन लो तो ही जा पाओगे। तो अब कतर ने इसको चेंज कर दिया, अबॉलिश कर दिया। बाकी कंट्रीज में एग्जिट तो नहीं चाहिए पर स्पॉन्सर्स चाहिए। ये कंट्रीज है, ये एक है कुवैत और यहाँ है ये यूएई। कुवैत और यूएई में ये चाहिए। ये मिडिल ईस्ट का मैप भी है, आप देख सकते हैं। ये कुवैत है, ये यूएई है, कतर यहाँ है, और ये स्मॉल आइलैंड नेशन या बहरेन है, ये ओमान। तो ओमान में फिर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं, बहरेन ओमान में। तो यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स अब है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है रिटेल इन्फ्लेशन एट 2-year लो एट 3.6%। तो रिटेल इन्फ्लेशन ग्रोथ काफी लो हुआ है, पिछले 2 सालों से लो ग्रोथ हुआ है। तो ये 3.63% ग्रो हुआ है, द स्लोएस्ट रेट इन 2 years। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा से हमको रिटेल इन्फ्लेशन पता चलता है। तो इन्फ्लेशन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कोर इन्फ्लेशन और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्लूडेड, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यूज होते हैं सब। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन ये कोर इन्फ्लेशन जो होता है मतलब
वो सारे इन्फ्लेशन, वो सारे कमोडिटीज एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं कैलकुलेशन से, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन नहीं समझ में आता कि इन्फ्लेशन इन जनरल कहाँ जा रहा है, क्योंकि थोड़ी कमोडिटीज होता है जिनके वैल्यूज काफी फ्लक्चुएट होते हैं, कभी काफी ऊपर है, कभी काफी नीचे जाते हैं। तो ये जो होते हैं कमोडिटीज, जैसे कि स्पेशली ये दो कमोडिटीज है, फूड एंड ऑयल, तो इनके प्राइसेस बहुत हाई भी जाते हैं, बहुत लो भी जाते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी। तो इन दो कमोडिटीज को ऐसे एक तरीका या जो भी एक तरीका जिससे हमको लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड पता चले, तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। वन इज एक्सक्लूडिंग दीज आइटम्स, वॉलेटाइल प्राइसेस जिनकी है, वॉलेटाइल मतलब जो फ्लक्चुएट होती रहे, स्टेबल नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन रेट्स के बारे में ये न्यूज था। तो काफी सारे सेक्टर्स में आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन ईज हुआ है, अभी स्लो ग्रोथ हुई है। फिर ये है कोर इन्फ्लेशन के बारे में, वही जो हमने डिस्कस किया। तो एक्सक्लूड्स एनर्जी एंड फूड प्रोडक्ट्स, कोर इन्फ्लेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है इप्सा मीट में सी पैक्ट टू बूस्ट ट्रेड। सो इप्सा जो है वो है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो ये ग्रुपिंग है, फोरम है साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए, बिकॉज ब्राजील भी साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका, इंडिया। इसको हमने कल भी इसके बारे में बात की थी इंडोनेशिया के रिलेशन में, कि इंडोनेशिया को भी इप्सा में पार्ट बनाना चाहिए। ये एक इनिशिएटिव हम डिस्कस किया गया था एक आर्टिकल में, क्योंकि साउथ साउथ कॉपरेशन है और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट अभी विजिट पे थे, तो ये आर्टिकल में ऐसे कहा गया था कि इंडोनेशिया को भी इसमें इंक्लूड कीजिए। तो जो इप्सा फोरम है, इसके फर्स्ट समिट जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। उसके बाद 6 समिट जो है अब इंडिया में होने का है, चांसेस है इन मिड ऑफ 2017। तो ये जो समिट्स है वो एनुअल समिट्स नहीं है, हर साल नहीं होती। 2013 में समिट लास्ट प्लान किया गया था इंडिया में ही, पर वो कैंसिल हो गया था। तो अब ये इंडिया में 2017 में अब होने वाला है। तो ये इप्सा समिट के अंदर 2 मेजर इश्यूज है जो कंसिडर किए जाएंगे। वन ऑन एजेंडा इज ये ट्रेड अग्रीमेंट, सो ट्रेड पैक्ट बने, ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो ये सेपा जो है ये ट्राइलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट हो बिटवीन इंडिया, मर्कोसुर एंड साकू। तो ये मर्कोसुर और साकू जो है, मर्कोसुर इज अ ट्रेड एंड कस्टम यूनियन विच हैज ब्राजील एज अ मेंबर। तो ब्राजील साउथ अमेरिकन यूनियन है ये, तो ब्राजील इसमें मेंबर है। और जो ये इप्सा 3 मेंबर ग्रुपिंग है, तो जो साउथ अफ्रीका है वो साकू में एक साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है, सादर्न अफ्रीकन, तो इधर साउथ अफ्रीका मेंबर है। तो ये 2 ग्रुपिंग्स के साथ मिलके इंडिया ट्राइलेटरल ये ट्रेड अग्रीमेंट बने, वो हम अन एजेंडा होगा इप्सा समिट में। तो ये एक पॉइंट यहाँ बताई गई है। मर्कोसुर के साथ इंडिया का पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट ऑलरेडी है और साकू के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं। तो जब ये फाइनलाइज होगा तो काफी बेटर हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ये था ये ट्राइलेटरल अग्रीमेंट, दूसरा है इप्सा फंड। सो इप्सा फंड जो इप्सा कंट्रीज ने फॉर्मुलेट किया है, ये सपोर्ट करने के लिए है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसके अंदर हर कंट्री को, इप्सा कंट्री को $1 मिलियन हर साल देना है ये फंड के लिए। तो ये 2005 में ये अग्री हुआ था कि इप्सा फंड में होगा, लेकिन ये ऑफकोर्स इतना पैसा हर साल अब तक आया नहीं, अब तक 18 मिलियन कंट्रीब्यूशन ही हुआ है। और ये फंड यूएन मैनेज करती है अंडर यूएनडीपी। तो ये जो फंड है ये फंडिंग में इशू काफी है सेक्टर बेसिस पे, कि कौन से सेक्टर के लिए इसमें फंड इशू करना चाहिए ये, और रीजन स्पेसिफिक भी, कि कौन से रीजन्स में ये जाता है। तो इट्स says it is sector and region agnostic, मतलब agnostic मतलब वो skeptical है, कंट्री skeptical है कि कहाँ ये जा रहा है, कैसे हो रहा है। पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने इम्प्लीमेंट किए इप्सा ने इसके अंदर। तो इप्सा फंडिंग वो यूज हुआ है बुरुंडी में HIV एड्स के अगेंस्ट, पैलेस्टीन में स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल सेंटर्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, राइस प्रोडक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो काफी सारे एरियाज में हमने इसको यूज किया है। तो ये इप्सा फंड है, हमने मतलब इप्सा ने। फिर 2 जो ग्रुपिंग्स थे उसका हम मैप देख लेते हैं। ये एक है मर्कोसुर, तो ये ट्रेड एंड कस्टम यूनियन है। तो कस्टम यूनियन मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो सकता है। सो इट्स फ्लूइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड करेंसी, मर्कोसुर। तो इसमें 4 कंट्रीज है, एक्चुअली 5। वेनेजुएला को 1 दिसंबर से सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब ये 4 हो गई है फंक्शनिंग मेंबर्स। तो ये यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन भी एक है कि पूरा यूनियन हो। तो ये मर्कोसुर और एंडियन कम्युनिटी ऑफ नेशन, सो एंडीज ये माउंटेन्स रीजन है यहाँ कोस्ट पे, तो ये एंडियन कम्युनिटी नेशंस और मर्कोसुर दोनों को मर्ज किया जाए तो पूरा यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस बनता है। तो ये भी एक साउथ अमेरिकन इंटीग्रेशन प्रोसेस है।
ये है मर्कोसुर, तो वेनेजुएला सस्पेंडेड है, बाकी 4 ये ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। और साकू जो है साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है। ये 1910 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें भी अभी 4 मेंबर्स है। साउथ अफ्रीका 5 मेंबर्स है, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना और ये 2 कंट्री स्वाजीलैंड जो मेजरली साउथ अफ्रीका से सराउंडेड है, और लेसोथो तो कम्प्लीटली साउथ अफ्रीका से सराउंडेड है। तो ये 5 कंट्रीज है साकू में। फिर लास्ट न्यूज आइटम है वॉर अगेंस्ट मलेरिया फार फ्रॉम ओवर। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मलेरिया फाइट करने के लिए अर्जेंटली जरूरी है फंडिंग मिलना, तो फंडिंग नहीं आ रहा है, वो हाईलाइट किया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि 2015 में 78% जो प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया केसेस थे ये 4 कंट्रीज में अकर हुए थे। तो ये है इथियोपिया, इंडोनेशिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो मलेरिया अभी तक एरेडिकेट नहीं हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि मलेरिया केसेस को नियर जीरो कर दिया जाए 2015 के एंड तक, पर ऐसा हो नहीं पाया, इज फार फ्रॉम अचीव्ड। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि मलेरिया केसेस और डेथ्स को एटलीस्ट 90% से रिड्यूस किया जाए 2030 तक। ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलेरिया है, थोड़ा ओल्ड डेटा है, पर ज्यादा चेंजेस नहीं है। अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज, ये साउथ सदर्न जो कॉन्टिनेंट है, सदर्न रीजन, सदर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादा प्रिवेलेंट है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा। और एक लास्ट पॉइंट जो एडेड है वो है पोलियो रिलेटेड। ये फर्स्ट पेज पे इमेज के साथ ये न्यूज थी कि पोलियो एंडेमिक है 3 कंट्रीज में फिलहाल, इंडिया से भी रेडिकेट हो चुका है। तो ये जो 3 कंट्रीज जहाँ पोलियो एंडेमिक है वो है अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान। सो ये एक अलग इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यही आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।